नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है गाजीपुर। एक बड़ा फेमस थाना है मरदह। मरदह थाने में एक गांव है हमीरपुर। सवेरे सवेरे करीब 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। गांव में हल्ला हुआ। हल्ला किया गांव में जो सेना में एक हवलदार हैं अजीत यादव, उनके पिता राम बच्चन यादव ने जोर जोर से चिल्लाते हुए घर के बाहर निकले कि मेरी बहू ने बच्चों को मार दिया। आवाज सुनते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देखिए, मैं आपको इस मेंटलिटी के बारे में बहुत बार बता चुका हूं कि बच्चों के साथ अगर कोई घटना होती है तो वो सहानुभूति, उसकी जो उसका पेनिट्रेशन है, बहुत दूर दूर तक है। हर माँ बाप बच्चों की साथ हुई इन घटनाओं को अपने बच्चों से जोड़कर देखने लगता है। कौतूहलवश पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक एक करके जिसकी जहां जान पहचान थी, किसी ने थाने पर और किसी ने कंट्रोल रूम में फोन करके बताया। फौरन पुलिस आ गई। पुलिस ने जो मंजर देखा, दरवाजा खोलते ही पुलिस की भी रूह कांप गई। अजीत महीने भर पहले ही अपनी छुट्टी काटकर जम्मू और कश्मीर के सीमा पर उसकी तैनाती थी, वहां चला गया। वो सेना में हवलदार था। उसकी पत्नी घर पर थी। पत्नी के सिवा अजीत के मां बाप और एक छोटा भाई भी घर पे रहता था। पुलिस पहुंची, भीतर देखा एक बिस्तर पर एक 9 साल का बेटा हार्दिक, एक 7 साल का बेटा हैप्पी। इन दोनों के शव बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेकिन शव पर गर्दन नहीं थी, सिर का हिस्सा नहीं था। खून से पूरा बिस्तर और बिस्तर से भी नीचे निकलकर फर्श पर खून बिखरा हुआ था। 4 साल की एक बच्ची परी, इन दोनों भाइयों की बहन, वो राम बच्चन यानी अपने बाबा से लिपटकर बिल्कुल जैसे उसकी आंखों में आंसू सूख गए हों, बुरी तरह से अपने बाबा को पकड़े हुए उनकी गोद में उतरने को तैयार नहीं, आने जाने वालों की तरफ सिर्फ देख रही थी। पुलिस ने पूछा कि आखिर ये क्या बात है। बच्चों की मां वहीं पलंग के पास नीचे सिर पकड़कर बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछा किसने देखा, कैसे देखा, क्या देखा, कब देखा, कैसे पता लगा। दुनिया की बातें जो पुलिस उस समय पूछती है अनुमान लगाने के लिए या सही जानकारी तक पहुंचने के लिए, तो उसने ये बातें पूछनी शुरू कर दी। राम बच्चन ने यह बताया कि मैं रोज इन बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूं और शाम को इन बच्चों को स्कूल से ले भी आता हूं। आज मैं सुबह करीब 7:30 बजे जब उठा तो बच्चों के लिए उसकी दादी टिफिन और सुबह का नाश्ता बना रही थी। रोज वही बनाती थी। बच्चों की माँ का ये काम था कि सुबह सुबह उनको उठाकर तैयार कराकर टिफिन उनका जो किचन में बना है उसको उनके बैग में रखकर मेरे हवाले कर देती थी। मैं उनको स्कूल छोड़ के आता था। छूटने से आधे घंटे पहले स्कूल चला जाता था, बच्चों को लेकर चला आता था। उन्होंने बताया कि हम लोग समय से जैसे रोज उठते हैं उठे। मेरी पत्नी, राम बच्चन जी ने बताया कि मेरी पत्नी बच्चों के लिए नाश्ता और टिफिन बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन मुझे बच्चों की आवाज़, चहल पहल और सुबह जो तैयार होते समय वो थोड़ा बहुत शोर करते हैं,
वो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ी। मैंने बहू को आवाज लगाई कि क्या हुआ, बच्चे उठे नहीं क्या? बहू बाहर आई, कुछ नहीं बोली और सीधे भीतर नहाने के लिए चली गई। बच्चों के बाबा बताते हैं कि मैंने ये सोचा कि हो सकता है आज इनको उठने में देर हो गई हो। अब ये बच्चों को लेके नहाने गई होगी, नहला धुला के जल्दी से तैयार करके बाहर आएगी। मैं इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी यानी बच्चों की दादी ने उनका टिफिन और नाश्ता तैयार कर दिया। इतनी देर में वो नहा के बाहर आई। मैंने थोड़ा तल्ख लहजे में पूछा कि क्या बात है, आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है क्या? और बच्चे हैं कहां? सब ठीक तो है, अभी तक उठे क्यों नहीं? बहू ने जो जवाब दिया वो सुनकर 2 मिनट के लिए सन्न हो गया मैं। ऐसा बच्चों के बाबा ने पुलिस को भरी भीड़ के बीच में बताया। मेरी बहू बोली कि मैंने दोनों बेटों की गर्दन काट दी है, अब वो लोग स्कूल कभी नहीं जा पाएंगे। ये सुनते ही, ये बात मेरी पत्नी भी किचन में से सुन रही थी, वो भाग कर बाहर आई। वो बहू से बोली कि तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? इस पर मेरी बहू ने कहा कि मैं सच बोल रही हूं, पास वाले कमरे के बेड पर दोनों बच्चों के सिर रखे हैं, आप भी जाकर देख लो। मैं पागलों की तरह, बदहवासों की तरह जब कमरे में घुसा तो बेड पर खून ही खून पड़ा हुआ था। बच्चों की जो सिर रहित जो शव थे वो पड़े हुए थे। पत्नी मेरी भाग के बगल वाले कमरे में गई। उसमें 2 तकियों के ऊपर दोनों बच्चों के सर पड़े हुए थे। कोहराम मच गया। इसी बीच में मेरी बहू चाकू, जिस चाकू से उसने बच्चों की गर्दन रेती थी, उसे उसने उठाया और बोली, अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मैं बदकिस्मत हूं कि बेटी को नहीं मार पाई। 4 साल की उस परी के लिए कह रही थी, बदकिस्मत हूं, मेरी अपनी बेटी को मैं नहीं मार पाई, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। उसने अपने आप को चाकू से वार करने की कोशिश की। राम बच्चन यादव बताते हैं कि मैंने किसी तरह से उसका हाथ पकड़कर चाकू से छुड़ाया। मेरी पत्नी ने बाहर जाकर हल्ला मचाया, अगल बगल के लोग आ गए, उसे पकड़कर बिठाया। तब से वो इसी पोजीशन पर बैठी हुई है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पत्नी से वहीं पूछना शुरू किया। पत्नी के, जैसे वो कहते हैं, बोल ही नहीं फूट रहे थे। एक चुप हजार चुप। फौरन पुलिस ने बच्चों के पिता को फोन किया, अजीत सिंह यादव को, और उसको पूरी घटना बताई। अजीत ने ये रिक्वेस्ट की कि हम अभी तुरंत छुट्टी लेकर यहां से जो भी जल्दी का माध्यम होगा उस माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन कृपा करके मुझे मेरे बच्चों का मुंह देख लेने दीजिएगा। आपको जो आपकी कार्रवाई हो वो पूरा कर लें, लेकिन उनका अंतिम संस्कार किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये कह के उसने आस पड़ोस के जो उसके चाचा ताऊ लोग, बाबा लोग रहते थे पटीदारी में, उन सबको फोन किया कि देखे रहिएगा, बच्चों का अंतिम संस्कार किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों का मुंह देखना चाहता हूं। अजीत सिंह वहां से चल दिए। इस बीच में पुलिस ने पूछताछ और आगे शुरू की। पत्नी तो बिल्कुल, बच्चों की मां तो बिल्कुल बोल नहीं रही थी, लेकिन अजीत के माता पिता यानी मृत बच्चों के दादा और दादी, इनसे पूछताछ की गई। उनसे कहा गया कि आखिर क्या वजह थी, क्या आप लोगों से कोई लड़ाई हुई थी या अजीत की फोन पर कोई बात ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इसने बच्चों की गर्दन काट दी। उन लोगों ने कहा, साहब, सामान्य रूप से जैसे प्रतिदिन हम लोग खाना खाते हैं, बच्चों को खिलाया। बच्चे वैसे तो 3 के तीनों मेरे पास ही सोते हैं। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि वो कहती है कि बच्चे दादा के पास सोएं, हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन पता नहीं कब ये 2 बच्चे, बेटी यानी परी तो मेरे पास ही सो रही थी, लेकिन ये 2 बच्चे पता नहीं मेरी आंख कब लग गई
ये कब भीतर चले गए या इसकी माँ कब इन लोगों को भीतर ले गई, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हम बहुत दिन से इसको गौर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इनकी शादी के हुए काफ़ी टाइम हो गए, 2011 में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम नीतू था, मृत बच्चों की माँ का नाम नीतू था और वो मऊ के एकौना गांव की रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से इसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था। मैंने अपने बेटे से भी कई बार कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा लो, ऐसा लगता है कि इसे कोई मानसिक परेशानी है या मानसिक रोग है। बहरहाल जब ये बात सब पुलिस वालों को बता रहे थे राम बच्चन यादव, तो गांव में भी एक जनरल परसेप्शन बन गया कि ये कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी, जिसकी वजह से इसने अपने बच्चों का गला काट दिया। और थोड़ा थोड़ा उसके प्रति सहानुभूति भी होने लगी कि मानसिक विक्षिप्त थी, पता नहीं कब बच्चों को उठा ले गई। दादा दादी को इंश्योर करना चाहिए था कि जब ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो बच्चों को इसके पास नहीं रखना चाहिए था, सभी बच्चों को अपनी निगरानी में रखना चाहिए था। पब्लिक है, उसकी जो उसकी सोच है या जो उसकी समझ में आया है, उस तरह से वो अपनी अपनी बात और फ्री में देने वाली राय ये हमेशा रेडीमेड होती है आसपास के लोगों की। ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, देखो बिना बात के बच्चों की हत्या हो गई, इस तरह की बातें। खैर, पुलिस ने अपना इनिशियल काम किया, बच्चों के धड़ के पोर्शन को अलग और सिर को अलग अलग सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवेरे ये सारी कार्रवाई 11 बजे तक हो गई और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मॉर्चरी में शव को रखवा दिया गया और सभी लोग ये इंतज़ार करते रहे कि कब अजीत यादव घर वापस लौट कर आता है। बहरहाल डॉक्टरों ने अपना काम किया। उन्होंने तय समय पर अगले दिन बच्चों का पोस्टमार्टम करके बॉडी सील करके मॉर्चरी में ही रखवा दी, क्योंकि गांव के प्रधान ने भी, बाकी लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि अभी बच्चों को संभाल कर मॉर्चरी में ही, चूँकि टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, वहाँ पर रखा जाए। बाहर लाने पर हो सकता है बच्चों का शव विकृत हो जाए। सेना का मामला है, पता नहीं कितनी देर में छुट्टी मिलेगी, कब तक वो पहुंच पाएगा। बहरहाल 7 अप्रैल की इस बात पे 9 अप्रैल की सुबह अजीत यादव घर पहुंचा। घर से लोगों को सबको लेकर वो मॉर्चरी पहुंचा। मॉर्चरी में उसने दोनों बच्चों के शव रिसीव किए। दोनों को अपने शव, चूंकि वो लपेट के, सफ़ेद कपड़े में लपेट के मिलते हैं, तो उसे अपने सीने से चिपकाए रहा। घर पहुंच गया। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। बार बार कभी बच्चों के सिर के पोर्शन को चिपका लेता था गर्दन पे और फूट फूट कर रोता रहा। उसने बताया कि अभी 1 महीने पहले मैं यहाँ से गया हूँ, बच्चों को पर्याप्त खिलौना दिलाकर, परी को पर्याप्त खिलौना दिलाकर, ये कह के कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर आपसे कोई बात हुई थी क्या? आपसे कोई झगड़ा हुआ था या आपने कुछ ऐसा कह दिया था कि बच्चों को? बोले ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये बताया कि मेरी पत्नी शादी के बाद से ही इस बात की जिद कर रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। हमने कहा बिल्कुल पढ़ाई करो, और मैंने उसे पढ़ाई करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसने 2 बार यूपी टेट क्वालिफाई किया और 2 बार ही सीसेट क्वालिफाई किया। वो मन लगाकर पढ़ती थी। पढ़ाई न होने की वजह वो बच्चों को बताती थी कि बच्चे बहुत ऊधम करते हैं, बच्चे मुझे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं उसको हमेशा यही समझाता था कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उस पूरे पीरियड में तुम पढ़ाई के सिवा कोई काम न करो, क्योंकि बच्चे हैं, वो तुम्हारे पास भी जाएंगे, दादा दादी के पास भी जाएंगे, खेलेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। इसको डिस्टरबेंस नहीं कहते हैं। ये तुम मान के चलो कि इतना होगा ही होगा, घंटे 2 घंटे का जो उनका खेलने का समय है, उस समय उनके साथ खेलो, जब वो सो जाएं या सुला दो तब पढ़ाई कर लो।
माँ हमारी इसमें इतनी मदद करती थी कि घर का सारा काम, साफ सफाई से लेके खाना बनाने तक का काम माँ ही करती थी, ताकि बहू को पढ़ने का समय मिल जाए। उसने बताया 7 तारीख की यह घटना है। 7 तारीख की शाम को वीडियो कॉल से बच्चों से बात की थी, तीनों बच्चों से, पत्नी से भी बात की थी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। अंत में मैंने पूछा, पढ़ाई ठीक चल रही है, इस बार हो जाएगा? उसने कहा, हाँ पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन बच्चों के उत्पात की वजह से जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसके सिवा उसके बाद कोई बात नहीं हुई। सवेरे जब पिताजी ने और पुलिस वालों ने फ़ोन किया, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई और आपने उसे जेल भेज दिया है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उससे मिलवा दें। मैं उससे पूछ तो लूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरी तरफ से क्या कमी रही। मैं जानता हूं कि हमारे तीनों बच्चे अपनी माँ से बहुत खुश रहते थे और यही सोचकर मैंने माँ के पास छोड़ दिया था कि चूंकि ये ज़्यादा नज़दीक हैं माँ के, माँ से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, माँ के नज़दीक पास रहना चाहते हैं, इसलिए इनको ड्यूटी वाली जगह पर किराए का मकान लेकर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो यही रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरी एक बार उससे बात करा दीजिए कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई कि इतना घिनौना काम उसने कर दिया है। तब पुलिस को ये जाके यकीन हुआ कि वास्तव में ये मानसिक विक्षिप्त नहीं थी। इतना क्वालिफाई करने के बाद 2-2, 3-3 बार उसने जो यूपी टेट और सी सेट क्वालिफाई किया था, इसका मतलब पढ़ने लिखने में उसका वो तेज थी। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में कोई न तो इतनी पढ़ाई कर पाएगा, न ही इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा। अजीत ने यह भी बताया कि मैंने आने के बाद परी से खूब बातचीत की। वो दादा के गोद से, यानी मेरे पिताजी के गोद से मुझे देखते ही फौरन मेरे पास आ गई। तब से वो बैठी रही। मैंने उससे भी जानने का प्रयास किया कि कोई बात हुई थी क्या। उस दिन तो कोई बात ऐसी नहीं हुई थी। उसने बताया कि हम लोग दादा के पास खाना वाना खा के दादा के पास सो गए थे। मैं दादा के पास ही सोई रही। पता नहीं कब ये दोनों माँ के पास चले गए या माँ इनको ले गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन 4 दिन पहले माँ ने हम तीनों को मारा था। माँ रात में कुछ पढ़ रही थी, हम तीनों वहीं बगल में खेल रहे थे और उठ के उसने सबको 2-2 थप्पड़ लगाए थे। हम लोग भाग के दादा दादी के पास चले गए थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। नौकरी नहीं लगी तो उसके मुख्य कारण या तुम लोगों की वजह से नहीं लगेगी, मैं तीनों को मार डालूंगी, मैं जीने नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। बहरहाल इतनी सब बातें होने के बाद अब भी वो उसी तरह से बच्चों की याद कर करके बिलख बिलख कर रो रहा है। उनकी फोटोग्राफ जो उसकी मोबाइल पर हैं उनको देख देख कर तड़प रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है, अब भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जो इसने बच्चों की गर्दन काट दी। वो अपनी बेटी को अब भी छुट्टी पर अभी भी था। 2 दिन पहले तक की जो खबर थी वो ये कि वो अब भी अपने बच्ची को सीने से चिपका कर 24 घंटे बच्चों को याद कर करके रो रहा है। बहरहाल पुलिस ने नीतू को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। आज की घटना। आज एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और दोनों के सिर अलग कमरों में अलग अलग तकिए पर रख दिए। ये एक बहुत ही असामान्य घटना है। माता न कुमाता भवति, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकते हैं, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा
बार बार दोहराया गया है पाठ्यक्रमों में, लोगों ने बताया है, तमाम उदाहरण बताए हैं। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हो गया? इनिशियली जो पूरे घर ने बताया कि साहब मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, इसलिए मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं का जो साइकोलॉजी है, वो मैंने भी इस अपने सर्विस के दरमियान जब कभी क्राइम या घटना स्थल देखने का मौका मिला है, तो उस साइकोलॉजी को भी स्टडी किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त माताएं अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव होती हैं, यहां तक कि वो बच्चों के बाप को भी इतना अलाउ नहीं करती कि वो उनके बच्चों को छुए। दूसरा तीसरा कोई भी आदमी उन्हें छू नहीं सकता, इतनी पॉजिटिव होती हैं, जो मानसिक रूप से पर्याप्त रूप से विक्षिप्त होती हैं, अपने जने हुए बच्चे को सीने से चिपका के रखती हैं। कोई कुछ भी कहे, बच्चों को नहलाएंगी, धुलाएंगी, अगर बिल्कुल सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा ही सही कपड़े पहनाएंगी, लेकिन मजाल है कोई दूसरा छू सके। इसलिए विक्षिप्तता की स्थिति में उसने अपने बच्चों की गर्दन काटी होगी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। और दूसरा, अगर मानसिक विक्षिप्त थी वो महिला, तो बड़ा लड़का हार्दिक तो 9 साल का था, छोटा 7 साल का था, बच्ची 4 साल की थी। तो इन 7-8 सालों में उसने बच्चों पर कभी किसी तरह का कोई अत्याचार या किसी तरह का बल प्रयोग ऐसा कभी नहीं किया था। और अचानक वो क्यों इतनी आतताई हो गई कि उसने अपने बच्चों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया? कैसे हो सकता है ये? पति का ये कहना है कि वो कतई मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वो जब से मेरे घर आई 2011 के बाद से, उसको मैंने ग्रेजुएशन कराया, कंपटीशन के लिए तैयार कराया। मैं इंटरनेट पर ढूंढता रहता था कि टीईटी के जो मॉडल पेपर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं भेजता था कि इसको सॉल्व करके भेजना मुझे, मैं पूरी मदद करता था। मैं भी चाहता था कि अगर ये नौकरी इसको लग जाएगी, इसका मन लगेगा, हम वहाँ नौकरी करते हैं, ये यहाँ कुछ नौकरी में उलझेगी, बच्चों की मदद हो जाएगी, बच्चों को पढ़ा पाएगी और मेरे माँ बाप की भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। मैं भी दिल से यही चाहता था। लेकिन ये मेरा चाहना या मेरी मदद करना और उसकी ये सनक कि मुझे नौकरी ही करनी है, शायद यही वजह होगी कि उसे अपनी नौकरी पाने की रास्ते में जो जो चीजें इरिटेटिंग लगती थी, जैसे उसने बहुत कम ऐसे ओकेजन आए होंगे जब उसने घर के लिए खाना बनाया होगा, कभी सफाई की होगी, मेरी मां नहीं करने देती थी कि बेटा तुम पढ़ो, मैं सब कर लूंगी, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। बच्चे जब जब उसके कमरे में पढ़ते समय शोर करते थे, वो उनको बाहर निकाल के बंद कर देती थी, अपने सास ससुर से कह देती थी कि इसको कमरे में मत आने दीजिए, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लब्बो लवाब ये उसके कहने का कि वो सनक गई थी, बिल्कुल एक सनक सवार हो गई थी कि मुझे पढ़ना है, क्वालिफाई करना है और नौकरी करना है, और इसके सिवा और कोई बात न पति बता पाया, न उस नीतू के माँ बाप बता पाए, न उनके परिवार वाले बता पाए। मानसिक विक्षिप्तता वाली बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई में डिस्टरबेंस पर कोई मां अपने बच्चों को अपने हाथों से इतनी बेदर्दी से मार देगी, ये बात भी समझ के परे है। नहीं समझ पा रहा हूं मैंने भी इसको ढूंढने की कोशिश भी की, इस साइकोलॉजी को जानने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी मुझे तमाम साहित्य मैंने ढूंढा पिछले आधे 1 घंटे में, मुझे कहीं नहीं मिला।
इंटरनेट पर तो कम से कम बिल्कुल नहीं मिला। वो जिस डिसऑर्डर का मैं जिक्र कर चुका हूं, न तो उसमें ये शामिल है, न सिजोफ्रीनिया में ये शामिल है, किसी ऐसी नोन मानसिक बीमारी में ये शामिल नहीं है, पर है तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो बहुत गंभीर है। सिर्फ पढ़ाई की सनक में और पढ़ाई के डिस्टरबेंस में अपने बच्चों की गला काट कर हत्या गले से नहीं उतरता। हालांकि कानून के दृष्टिकोण में मां की स्वीकारोक्ति, कन्फेशन, पुलिस के सामने भी, पब्लिक के सामने भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि हां मैंने मारा है। उनके ससुर राम बच्चन यादव का जो पारिस्थितिक जन्य जो उनका बयान था कि मैं आया, देखा बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने कहा कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो निकली, फिर वो बाथरूम चली गई नहाने के लिए, फिर निकली, तब उसने कहा कि वो कभी नहीं जा पाएंगे, मैंने दोनों की गर्दन काट दी है। न मेरे यकीन करने काबिल ये बात थी, न मेरी पत्नी के यानी बच्चों की दादी के, उनके करने काबिल ये बात थी कि ये बच्चों की गर्दन इसने काट दी होगी। लेकिन पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य और कन्फेशन, लोगों के बयान, लोगों के बीच में कही गई और बताई गई ये बातें, उसका थाने पर अपना बयान, ये सब यही कहते हैं कि उसी ने अपने बच्चों की हत्या की है। कारण जो उसने पढ़ाई में डिस्टरबेंस का बताया, ये मेरी समझ पे, कम से कम मेरी समझ से बाहर है। और पढ़ाई की सनक में, मतलब अब कैसी ये विचित्र बात है कि पढ़ाई की सनक में अपने ही बच्चों की हत्या कर देना। हो सकता है ऐसे और अपराध हुए हों, लेकिन मेरे कैरियर में इस तरह के अपराध नहीं हुए हैं। इसलिए मैं इस केस डायरीज में लिखी हुई इस बात या इस बयान से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। हालांकि कानून या केस डायरी की लैंग्वेज में या 161 के बयानों में 164 का बयान भी इसका कराया गया होगा या जरूर कराया गया होगा, कलमबंद बयान, उसमें भी शायद उसने यही कारण बताया है, जिसको मैं फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हूं। मेरे अब भी ये समझ में आ रहा है कि या तो ये कोई गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसके जो किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस में इस तरह की मनोस्थिति पैदा कर देती है कि वो अपना ही नुकसान करने पर आ जाए, जो फिलहाल मुझे नहीं मिली है। मैं सुधी श्रोताओं से, किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से कहूँगा कि अगर नेट पर सर्च करने में इस तरह की बीमारी जो इस तरह के व्यवहार को जन्म देती हो, अगर हो तो मुझे बताएं। मैं ज़रूर उसको अगले 2-3 एपिसोड में आपके सामने डिस्कस करूँगा, क्योंकि सबको ये जानना ज़रूरी है। पढ़ाई की सनक तो कहते हैं होनी चाहिए, अच्छी बात है, वो आपको अच्छी दिशा में ले जाता है, लेकिन ऐसी सनक, ये मेरी समझ के बाहर है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।